तो आज हम रिवीजन करेंगे नागार्जुन जी के द्वारा रचित इस पाठ का, जिसका नाम है ये गद्गलित मुस्कान। नागार्जुन जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में, और उनका मूल नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन नाम उन्होंने बाद में धारण किया जब वो कवि बने, और उनकी पहली जो शिक्षा थी वो संस्कृत पाठशाला में, जैसे अंग्रेजी मीडियम के स्कूल होते हैं वैसे ही संस्कृत माध्यम के पाठशालाएं होती थी। अभी भी संस्कृत के स्कूल और विश्वविद्यालय होते हैं। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वो बनारस यानी वाराणसी और काशी, बनारस को ही वाराणसी भी कहते हैं और काशी भी कहते हैं, तो वहां गए वो। वाराणसी विद्वानों का और संस्कृत अध्ययन का केंद्र रहा है। उसके बाद वो कलकत्ता, जिसको कोलकाता कहते हैं, वहां गए। 1936 में वो श्रीलंका गए और वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, दीक्षित हो गए यानी दीक्षा ले लिया, स्वीकार कर लिया। 2 साल तक प्रवास के बाद, प्रवास का मतलब होता है अपने राज्य या अपने देश से बाहर रहना, ठीक है। जो बाहर भारतीय रहते हैं विदेशों में उनको एनआरआई कहते हैं। इसीलिए 1938 में वो भारत लौट आए। घुमक्कड़ बहुत थे। घुमक्कड़ी का मतलब होता है घूमने का शौक। उनका शौक था घूमना, और अक्खड़ स्वभाव के थे। अक्खड़ मतलब बोल्ड स्वभाव के थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जो मन में आता था सीधे बोल देते थे। नागार्जुन जी ने अनेक बार सारे भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। तो उनकी जो काव्य कृतियां हैं, उन्होंने बहुत सारी विधाओं में लिखा। काव्य कृतियां कौन कौन सी? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी तिथियों का कोरस। कोरस का मतलब होता है समूह, जैसे प्रार्थना में गाते हैं कहते हैं कोरस ग्रुप गा रहा, तो वही। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं मिलिट्री का बूढ़ा हुआ। मिलिट्री मतलब मिलिट्री, सेना की बात हो रही है। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में लिखा। विधाओं, विधा का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया था, विधि या तरीका। जैसे गद्य विधाओं में लिखने का मतलब जैसे कहानी हो गई, कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, ये सब उसकी विधाएं, ठीक है। अब देखिए उनकी सारी रचनाओं को एक जगह नागार्जुन रचनावली नाम से 7 खंडों में संकलित किया गया। 7 बुक्स में, 7 ग्रंथों में, यानी 7 उसके चैप्टर बना दिए गए, उसमें सारी रचनाएं सम्मिलित कर दी गई। और उनको अपने साहित्य में योगदान देने के अनेक पुरस्कार मिले, जैसे हिंदी अकादमी दिल्ली का पुरस्कार, शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, और बिहार का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर आधारित पुरस्कार। इसके अलावा हिंदी के अलावा मैथिली भाषा में भी वो कविता करते थे। उनको मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी का पुरस्कार, जो बहुत ही ज्यादा सम्मानित पुरस्कार, वो मिला। मैथिली लोग यात्री नाम से लिखते थे। वो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, आंदोलन में भाग लेते थे, इसलिए कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। मैथिली और हिंदी दोनों में समान रूप से लिखने वाले, उन्होंने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। अब जरा देखिए, 4 भाषाओं में उन्होंने लिखा, यानी वो बहुभाषाविद थे, बहुत सी भाषाएं जानते थे। अपनी मातृभाषा मैथिली में वो यात्री के नाम से जाने जाते हैं, सम्मानित हैं, प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले। सरोकार का मतलब होता है संबंध या मतलब रखने वाले। लोक जीवन से, गांव के जीवन से उनका बहुत ही गहरा संबंध रहा, और उन्होंने अपनी कविताओं में भी इसको दिखाया। तो क्या है, आम जनजीवन की क्या समस्याएं हैं? भ्रष्टाचार। हर जगह कदम कदम पे हमें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। राजनेता अपना केवल स्वार्थ देखते हैं। जब चुनाव होता है तो हमारे सामने हाथ जोड़ लेते हैं, चुनाव के बाद वो पहचानते भी नहीं है। समाज की पतनशील स्थितियां। पतनशील का मतलब है नैतिक पतन। जो मोरल वैल्यूज जो हैं वो गिरती जा रही हैं, और आज लोग अपनी परंपराओं को कंजर्वेटिव, आउटडेटेड कहकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी बनाई हुई परंपराएं कितनी ज्यादा वैज्ञानिक हैं। चाहे वो
नदियों का पूजन करना हो, पेड़ों का पूजन करना हो, ठीक है, प्रकृति का सम्मान करना हो, इन सब में अपना एक वैज्ञानिक कारण है। लेकिन समाज में लोग उनका मजाक उड़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण में अपने भाषा, अपने भोजन, अपने पहनावे, अपने समाज, अपनी परंपराओं का तिरस्कार करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और पश्चिम की नकल करते हैं। जबकि पश्चिम जो है वो अब हमारी नकल कर रहा है हर मायने में, अध्यात्म में, और यहाँ तक कि हमारी संस्कृत भाषा को भी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक माना है। अपने साहित्य में वो इन सब चीजों के प्रति, जो पहले बात थी, उनके प्रति विशेष रूप से सजग है। सजग का मतलब होता है सावधान, बहुत सावधानी से उन्होंने इन सब विषयों को उठाया और व्यंग्य करने में माहिर हैं। व्यंग्य का मतलब होता है कटाक्ष, एक होता है हास्य और एक होता है व्यंग्य। तो हास्य का मतलब होता है जहां पे कोई हंसी की बात कही जाए, ऐसी बात जिसमें सबको हंसी आए। लेकिन व्यंग्य ऐसा होता है जिसमें व्यवस्था की कोई कमी निकलती है। जैसे हमने एक पाठ पढ़ा था, बस की यात्रा, 8th क्लास में था, यानी ताना देना, कुछ ऐसी बात था, ये बस तो पूजा करने योग्य है, इसमें कैसे बैठा जा सकता है, तो ये व्यंग्य है, व्यवस्था पे व्यंग्य करना। अब आगे देखेंगे हम कि इनके बारे में और क्या क्या बातें कही जाती हैं। इनको आधुनिक कबीर कहा जाता है क्योंकि कबीर की तरह ही क्रांतिकारी थे। कबीरदास जी ने जो भी बुराइयां की हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, सबको उन्होंने चुनौती दी। एक जगह वो कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चाकी भली पी सिखाए संसार। यानी अगर पत्थर फूलने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, उससे तो अच्छी ये चक्की है जिसमें आटा और अन्न पीस कर लोग खाते हैं। तो इस्लाम धर्म में उन्होंने कहा, काकर पाथल जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तातुल मुल्ला मांगरे का बहिरा हुआ खुदा, यानी ईश्वर या खुदा मन की प्रार्थना से भी मिल सकता है, उसके लिए हमें बहुत अधिक चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो उनको जो भी कमियां लगी कबीरदास को, उन्होंने बिना डरे समाज के सामने रखा। तो ये भी ऐसे ही थे, बिना डरे की बात शासन सत्ता के सामने कह देते थे। छायावादोत्तर काल में, छायावादोत्तर का मतलब होता है छायावाद के बाद, यानी 1920 से लेकर 1938 तक जो समय रहा है, उसके बाद के काल में। हालांकि 1920 छायावादी काल में भी लिख रहे थे, लेकिन निराला जी और ये हमारे नागार्जुन जी ये उसके बाद भी लिखते रहे। तो उनकी ये ऐसी कविता की खास बात है कि जो कम पढ़े लिखे गांव वाले हैं, उनकी चौपाल में, उनकी सभा में और विद्वानों की दुनिया में, दोनों जगह समान रूप से उनकी कविता प्रसिद्ध है, लोकप्रिय। मतलब वो हर जगह की स्थितियों में अनुकूल बैठते हैं, ठीक है, ये बात कही जा रही है। इस तरह से वो सच्चे अर्थों में जन कवि बन जाते हैं। जन कवि यानी जनता का कवि, जो जनता की बात करता हो, सामयिक बोध से गहराई से जुड़े। सामयिक मतलब वर्तमान समस्याएं, जो उस समय की समस्याएं होगी उनको उन्होंने अपनी कविताओं में दिया। नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। उन्होंने अपनी कविताओं में ऐसी बातें की जो बुराइयों के, कुरीतियों के, कुप्रथाओं के, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन उत्पन्न करती थी। और उन्होंने छंदों में भी रचना की और मुक्त छंद में भी रचना की। छंदों में रचना करना है कि कविता के नियमों के अनुसार, जैसे दोहा छंद, चौपाई छंद, वसंत तिलका छंद, मालिनी छंद। दोहा छंद हमने जैसे पढ़ा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए, ये दोहा। मुक्त छंद का मतलब इसमें राइमिंग ना हो, तुक ना मिले। जैसे शमशेर बहादुर सिंह जी की एक कविता हमने 6th क्लास में पढ़ी थी, चांद से थोड़ी सी गप्पें। उसमें एक बच्ची चांद से बात करी, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए कुल आकाश तारों जरा। कभी आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, कभी बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आपको लगता है कि हम जान नहीं पाते, आपको बीमारी है और ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो ये आत्मकांत कविता।